तो मूवी की शुरुआत में हम व्यूअर्स केसी बेल्डन नामक लड़की को देखते हैं जिसे अपनी लाइफ में कुछ अजीब चीजें या फिर विजन्स दिख रही थी। केसी को रास्ते में एक इविल बच्चा दिखता था जिसकी आंखें ब्राइट ब्लू कलर की थी, कुछ अजीब तरह के डॉग्स दिखते थे और हमेशा नाइटमेयर्स आती थी। केसी अपने नेबरहुड में मैटी नामक बच्चे को बेबीसिट करती थी और मैटी का एक इन्फेंट सिबलिंग भी था। तो एक दिन मैटी अपने इन्फेंट सिबलिंग को मिरर दिखा रहा था जब केसी वहां आती है। तभी एकदम अचानक मैटी केसी पे इस मिरर पीस से हमला कर देता है और वो बहुत ही क्रीपी वे में बोलता है, जम्बी वॉन्ट्स टू बी बॉर्न नाउ। दिस वॉज क्वाइट शॉकिंग फॉर केसी क्योंकि एक छोटा बच्चा यूजुअली ऐसा बिहेव नहीं करेगा, लेकिन इस हमले से केसी को ज्यादा चोट नहीं आई थी। यहाँ सीन चेंज होकर केसी के कॉलेज पे फोकस करती है जहां हम व्यूअर्स केसी के कुछ फ्रेंड्स वगैरह के बारे में जान पाते हैं। केसी की बेस्ट फ्रेंड का नाम रूमी था जो कि काफी सुपरस्टिशियस थी और केसी के बॉयफ्रेंड का नाम मार्क था जो कि एक चिल बंदा था। केसी रोमी को मैटी के साथ हुई घटनाओं के बारे में बताती है और इस पर रोमी का कहना था कि एक इन्फेंट को अपनी परछाई मिरर में 1 साल तक नहीं देखनी चाहिए वरना उसकी मौत हो जाती है। सभी लोग इस बात को मजाक में लेते हैं और केसी भी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है। लेकिन दोस्तों केसी के साथ कुछ और भी असाधारण घटनाएं होना शुरू हो जाती है, जैसे कि घर में मिरर से नॉकिंग साउंड आना, अजीब तरह के बग्स का घर में होना, ब्लू आंख वाले बच्चे के विजन्स आना इत्यादि। बहुत ही जल्द केसी रियलाइज करती है कि उसकी आंख की कलर काइंड ऑफ चेंज हो रही है एंड दिस वाज वेरी वियर्ड। वो फौरन ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ डॉक्टर के पास जाती है जहां डॉक्टर उसके आईज की डिजिटल पिक्चर्स लेते हैं। पिक्चर्स को एनालाइज करने के बाद डॉक्टर्स का कहना था कि केसी को मोस्टली टेट्रागैमेटिक साइमोरिज्म हुआ है जिससे एक इंसान पे उसकी ट्विन के सेल्स का प्रभाव होता है और इसकी वजह से आंखों की कलर चेंज होने लगती है। नाउ दिस वाज क्वाइट स्ट्रेंज क्योंकि केसी का कोई ट्विन था ही नहीं। इस बात की पुष्टि के लिए केसी अपने पिता के पास जाती है जहां उसे पता चलता है कि केसी एक्चुअली में एक ट्विन थी। जी हाँ दोस्तों, केसी अपनी माँ के पेट में एज ए ट्विन थी, लेकिन जन्म से पहले केसी का ट्विन वुम में ही मर गया था क्योंकि उसके गले में केसी का अम्बिकल कॉर्ड फंस गया था। ये बात केसी को आज तक पता नहीं थी और यहाँ हम व्यूअर्स ये भी जान पाते हैं कि केसी की माँ जैनेट अपने फाइनल डेज में मेंटली अनस्टेबल हो गई थी जिस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। जैनेट ने अपने अनबॉर्न ट्विन का नाम जम्बी रखा था और अगर आपको याद हो तो फिल्म के स्टार्ट में मैटी ने बोला था, जम्बी वॉन्ट्स टू बी बॉर्न नाउ। इन बातों को सुनकर केसी को ऐसा लगने लगा था कि उसकी लाइफ को उसका अनबॉर्न ट्विन हॉन्ट कर रहा है जो कि अब जिंदा होना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ मैटी का इन्फेंट सिबलिंग मारा जाता है और रोमी की सुपरस्टिशन वाली बात सच हो गई थी। केसी अब पूरी तरह से डर गई थी और वो अपनी मॉम की पुरानी फोटोज, डॉक्यूमेंट्स और वीडियोस वगैरह देखना शुरू करती है। यहाँ केसी को एक फोटो मिलती है जिसमें वो उसी लाइट ब्लू आंख वाले बच्चे को देख पाती है जिसकी केसी को विजन्स आती थी। दूसरे डॉक्यूमेंट्स में सोफी कोजमा नाम की औरत का जिक्र था जो कि केसी के माँ के साथ मेंटल हॉस्पिटल या फिर ओल्ड एज होम में थी। केसी फौरन ही अपनी फ्रेंड रोमी के साथ इस ओल्ड एज होम में पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात सोफी कोजमा से होती है। केसी सोफी से अपनी माँ के बारे में और अपने विजन्स के बारे में बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन सोफी केसी को वहां से भगा देती है। नाउ केसी वॉज क्वाइट स्ट्रेस्ड और वो थोड़ा चिल होने के लिए अपने बॉयफ्रेंड और फ्रेंड के साथ क्लब जाती है। क्लब के बाथरूम में केसी को एक आई सिंबल दिखती है जिस पर लिखा था, इन द किंगडम ऑफ ब्लाइंड वन आइड मैन इज द किंग। और अचानक इस सिंबल के अंदर से ढेर सारे बग्स केसी पे काइंड ऑफ अटैक कर देते हैं। केसी चिल्लाना शुरू करती है और उसकी आवाज़ सुनकर उसके फ्रेंड्स बाथरूम में आते हैं। यहाँ हम व्यूअर समझ पाते हैं कि ये अटैक भी केसी की बस एक विजन थी क्योंकि बाथरूम में एकदम क्लीन था। उस रात केसी को फिर से एक नाइटमेयर आती है जिसमें वही ब्लू आंख वाला बच्चा उसके पेट के अंदर अपना हाथ डाल रहा था। नाइटमेयर से उठने पे केसी को सोफी कोजमा का कॉल आता है और वो उसे अपने पास मिलने बुलाती है। केसी फौरन सोफी के पास पहुंचती है और यहाँ सोफी बताती है कि वो केसी की ग्रैंड मदर है। जी हाँ दोस्तों, सोफी बताती है कि जिस ब्लू आइड बच्चे की विजन केसी को आती है वो सोफी का ट्विन ब्रदर हुआ करता था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाज़ीज़ ट्विन्स पे अजीब अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के दौरान सोफी का भी भाई मारा गया। लेकिन दोस्तों एक डिबुक ने सोफी के ट्विन ब्रदर को वापस जिंदा किया और जिंदा होने के बाद वो बिल्कुल ही बदल गया था। सोफी के ट्विन ब्रदर की आई ब्लू हो गई थी और उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो किसी इविल एंटिटी द्वारा पजेस्ड है। सोफी ने अपने भाई को मारकर इस इविल एंटिटी या फिर डिबुक को रोक दिया था, लेकिन तब से ही ये डिबुक हमारी दुनिया में वापस आना चाहता है। इसी डिबुक के कारण केसी की माँ जैनेट पागल होकर आत्महत्या कर ली थी और अब ये डिबुक केसी को परेशान कर रहा है।
इन बातों को सुनकर केसी पूछती है कि आखिर ये डिबुक इतने सालों के बाद हमारी दुनिया में वापस कैसे आया। तो इस पे सोफी अंदाज़ा लगाती है कि डिबुक को लिविंग और डेड वर्ल्ड को क्रॉस करने में वक्त लगता है और फिलहाल ये डिबुक काफ़ी वीक है, लेकिन धीरे धीरे ये स्ट्रांग होता जाएगा। सोफी सजेस्ट कि केसी को अपने घर की सारी मिरर्स तोड़ के उसे जला देना होगा। चलने के बाद जो कुछ भी बचेगा उसे जमीन में गाड़ के कवर कर देना होगा। इन सब के अलावा सोफी केसी को एक हैमसा एम्यूलेट ऑफ प्रोटेक्शन देती है जो कि बुरे स्पिरिट से उसकी रक्षा करेगी। अंत में सोफी केसी को राबी सेंडक नामक इंसान के बारे में बताती है जो कि केसी की जूइश एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने में मदद करेंगे। केसी फौरन ही राबी सेंडक से मिलने जाती है जहां वो उन्हें एक बुक ऑफ मिरर्स देके अपनी सारी कहानी सुनाती है। अब ऑब्वियसली राबी सेंडक को केसी की बातों में भरोसा नहीं होता है, लेकिन वो बुक ऑफ मिरर्स को हिब्रू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोमी के कार से मैटी की एक्सीडेंट हो जाती है, लेकिन इस हादसे में मैटी को एक खरोच तक नहीं आती है। मैटी एक पजेस्ड बच्चे की तरह रोमी को वार्न करता है कि अगर उसने केसी की मदद की तो ये डिबुक उसे मार डालेगा। रोमी फौरन ही ये बात केसी को बताती है एंड नाउ इवन शी वाज श्योर कि केसी के साथ कुछ सुपरनैचुरल जरूर हो रहा है। अब दोस्तों इतने समय में ये डिबुक थोड़ा स्ट्रांग हो गया था और वो सोफी पे उसके ओल्ड एज होम में हमला करता है। इस हमले में एंटिटी ने एली नाम के बूढ़े को पजेस किया था जो अजीब तरह से सर उल्टा करके सोफी को मार डालता है। इतना ही नहीं, राबी सेंडक को भी अपने साइनोगॉज में एक उल्टे सर वाला कुत्ता दिखता है जिसे देखकर ही वो श्योर कि केसी के ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है। अपनी ग्रैनी के मरने के बाद केसी वॉज ट्रॉमेटाइज्ड और वो समझ गई थी कि ये डिबुक रोमी पे हमला करेगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले केसी रोमी को वार्न करती, ये डिबुक मैटी को पजेस करके रोमी पे हमला करवा देता है। इस हमले में पजेस्ड मैटी रोमी को स्टैब करता है और रोमी को बचाने के लिए केसी अपने बॉयफ्रेंड मार्क के साथ वहां पहुंचती है। इतने में ये डिबुक रोमी को पजेस कर लेता है जिससे रोमी की मौत हो जाती है। तो अगले दिन केसी, मार्क और राबी सेंडक डिसाइड करते हैं कि ये लोग केसी पे उसी हॉस्पिटल में एग्जॉर्सिज्म करेंगे जहां केसी की मॉम ने आत्महत्या करी थी। इस एग्जॉर्सिज्म में आर्थर नामक प्रीस्ट भी थे जो कि राबी सेंडक की मदद करने वाले थे। इस पूरे प्रक्रिया में 10 लोगों की ज़रूरत थी क्योंकि 10 पीपल रिप्रेजेंट्स 10 फिंगर्स और 10 लोगों की मदद से एक प्रोटेक्टिव सर्कल बनाया जा सकता है। राबी सेंडक सान 91 को डिसाइड करके एक एनिमल हॉर्न स्ट्रोफो को साउंड कर दे जिससे ये स्पिरिट इनके सामने आता। तो देर रात 10 वॉलंटियर्स एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं और कुछ ही देर में ये डिबुक इन सब पे हमला करना शुरू कर देता है। इस हमले में कई लोग मारे जाते हैं और ये एंटिटी प्रीस्ट आर्थर को पजेस कर लेता है। पजेस्ड प्रीस्ट आर्थर मार्क को केसी पे हमला करते हैं, लेकिन मार्क किसी तरह आर्थर पे हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है। अब ये स्पिरिट मार्क को ही पजेस कर लेता है और मार्क केसी पे हमला करता है। केसी अपने बचाव में उस हामसा एम्यूलेट से मार्क के गर्दन पे स्टैब करती है और एन वक्त पे राबी सेंडक वहाँ आके एग्जॉर्सिज्म पूरा करते हैं। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही ये इविल स्पिरिट या फिर डिबुक हमारी दुनिया से वापस चला जाता है और मार्क की जान चली जाती है। मार्क की मौत से केसी को बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन फाइनली वो इस डिबुक से आज़ाद थी। मूवी की कुछ आखिरी सीन्स में हम व्यूअर्स को पता चलता है कि केसी मार्क के बच्चे से प्रेग्नेंट थी और यही वजह है कि डिबुक उसकी लाइफ में अभी ही आया था। इनफैक्ट केसी को अभी ट्विंस ही होने वाले थे। तो दोस्तों मूवी के ओपनिंग सीन में हमें एक कोट लिखा हुआ दिखाया जाता है और ये कोट किसी जैरेड निड्स नाम के पर्सन ने लिखा था, जिसमें लिखा हुआ था कि I want to end global hunger by feeding half of the world's starving people to the other half। यानी कि मैं दुनिया से भूखमरी खत्म करने के लिए पॉपुलेशन के आधे भूखे लोगों को बाकी आधे लोगों को खिलाना चाहता हूँ। इसके बाद हम एक पर्सन को एक प्रिजन काइंड ऑफ जगह पर देखते हैं जहां स्पीकर से एक वॉइस उसे डायरेक्शन देती है टू किल हिज ओन वाइफ। ऐसा करने से उसे खाना मिलता है और क्योंकि वो आदमी काफी भूखा था तो वो एक प्लेट मील के लिए अपनी ही वाइफ को मार देता है। यहाँ एक अजीब पर्सन जो कि काले कपड़ों में था उसके लिए खाना लेकर आता है और उस आदमी की वाइफ की डेड बॉडी वहां से खींच कर ले जाता है। यह आदमी खाना खा लेता है बट साथ ही अपनी वाइफ को याद करके रोने लगता है। नाउ सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम 3 यंगस्टर्स बेक, जिमिनी और कैंडीज को देखते हैं। बेक कैनिबल्स यानी आदमखोर के ऊपर रिसर्च कर रहा था और इसीलिए ये तीनों एक टाउन की तरफ जा रहे थे जहां कैनिबल्स के पाए जाने के एविडेंसेस मिले थे। रास्ते में ही इनकी कार पे एक ह्यूज स्टोन गिरता है जो कि सीधा कार की फ्रंट विंडशील्ड पर लगता है, लेकिन इस इंसिडेंट से किसी को कोई चोट नहीं आती। बेक कार से उतर के देखता है कि पासी के ओवरब्रिज पे वही काले कपड़ों वाला स्ट्रेंज पर्सन था जिसे हमने मूवी के ओपनिंग सीन में देखा था।
वो बेक को देखकर भागने लगता है और बेक भी उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन कैंडिस उसे ऐसा करने से मना करती है और यहाँ से चलने के लिए कहती है। यहाँ से ये तीनों एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं टू ईट समथिंग और कैंडिस यहाँ रेस्टरूम यूज करने जाती है। रेस्टरूम में कैंडिस अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जो कि पॉजिटिव आता है और हम यहाँ जान पाते हैं कि ये बेबी बेक का था। कैंडिस बेक को ये बात एज ए सरप्राइज बताने का प्लान करती है। वहां बाहर बेक और जिमिनी काउंटर पे खड़ी लेडी से कैनिबल्स के बारे में पूछताछ कर रहे थे, जहां वो लेडी उन्हें बताती है कि यहाँ कई टूरिस्ट आते हैं और वो डिसअपियर हो जाते हैं और कई लोगों का मानना है कि इसका रीजन कैनिबल्स हैं। बेक उसे बताता है कि रास्ते में उनकी कार पर किसी पर्सन ने स्टोन थ्रो किया, जिसपे वो लेडी उन्हें बताती है कि ये काम जरूर ही किसी घोस्ट का होगा बिकॉज ये टाउन एक हॉन्टेड टाउन है और रात को यहाँ घूमना काफी डेंजरस होगा। ये लेडी उन्हें बताती है कि वो यहाँ अपने हस्बैंड के साथ ही रहती है और इस टाउन का मेयर इजरिन है जो कि अभी यहाँ खाना खाने आया है। बेक इजरिन से कुछ क्वेश्चंस करने उसके पास जाता है, बट इजरिन बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं था और वो बेक को अनसुना करके चला जाता है। तो इसके बाद ये तीनों टाउन एक्सप्लोर करने लगते हैं, जहां दे नोटिस कि इस टाउन का मोस्ट ऑफ द हाउस अबैंडन्ड यानी खाली पड़ा था। अब क्योंकि जिमिनी को अर्जेंटली वॉशरूम यूज करना था, इसलिए वो कार इन्हीं में से एक अबैंडन घर के आगे रोक देता है। बेक और जिमिनी हाउस के अंदर जाते हैं और कैंडिस यहाँ बाहर कार में वेट करती है। तभी अचानक कैंडिस नोटिसेस कि पास ही के एक ट्री के पीछे छिपकर कोई पर्सन उसे स्टॉक कर रहा था। कैंडिस काफी डर जाती है और वो तुरंत घर के अंदर भागती है। यहाँ बेक और जिमिनी कैंडिस को समझाते हैं कि ये जरूर उसका कोई वहम होगा, लेकिन तभी बाहर उन्हें अपने कार का इंजन स्टार्ट होने की आवाज आती है। वो तीनों बाहर दौड़ते हैं, बट तब तक कोई उनकी कार लेकर वहां से भाग जाता है। ये सब देखकर जिमिनी कैंडिस पे गुस्सा होता है, क्योंकि वो कार की कीज वही कार में लगा छोड़ दी थी और गुस्से में वो अकेले ही रेस्टोरेंट की तरफ निकल जाता है। नाउ बेक पुलिस को कांटेक्ट करने का ट्राई करता है और घर के टेरेस पे चढ़ने के बाद समहाउ उसका कॉल लग जाता है। बेक पुलिस को अपनी लोकेशन बताता है और सारा सिनेरियो समझा रहा होता है कि तभी नीचे खड़ी कैंडिस को थोड़ी ही दूर पर अपनी कार पार्क दिखती है। कैंडिस बेक को बताने की कोशिश करती है, बट बेक कॉल पे था और इसीलिए कैंडिस अकेली ही अपनी कार की तरफ चली जाती है, जहां हम उस काले कपड़े वाले इंसान को देखते हैं जो कि कैंडिस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। पुलिस से बात कर रहे बेक का ध्यान नीचे रोड पर जाता है, जहां वो देखता है कि वो काले कपड़े वाला इंसान कैंडिस की बॉडी को कार की डिक्की में डाल रहा होता है। बेक कैंडिस को बचाने के लिए दौड़ता है, बट वो काले कपड़े वाला इंसान उस पर भी अटैक करके उसे भी बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम किसी फ्रीडम हाई स्कूल के बाहर का व्यू देखते हैं, जो कि एक अबैंडन्ड स्कूल था और इस स्कूल के अंदर हम एक क्लास में कैंडिस को एक केज में देखते हैं। कैंडिस को होश आता है और वो केज को ब्रेक करके बाहर निकलती है और हेल्प के लिए चिल्लाना स्टार्ट करती है। यहीं किसी दूसरे क्लासरूम में हम बेक को देखते हैं, जो कि हेड टू टो डक्ट टेप से कवर्ड था। बेक को भी होश आता है और वो कैंडिस की आवाज सुनकर अपने आप को फ्री करने का ट्राई करने लगता है। इसी बीच क्लासरूम में लगे स्पीकर से एक आदमी की आवाज आती है, जो उनका स्कूल में वेलकम करता है बाय कॉलिंग देम एज हिज स्टूडेंट्स, और वो खुद को यहाँ का प्रिंसिपल बताता है। कैंडिस से चिल्लाकर पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिसपे रिप्लाइज कि जब इंसान को भूख लगती है तब वो खाने के लिए कुछ भी कर सकता है। कैंडिस क्लासरूम के कैमरा को तोड़ देती है, जिससे वो उस पर नजर रख रहा था। रूम की ही वॉल पर कैंडिस को एक होल नजर आता है और यहाँ से वो प्रिंसिपल्स रूम को साफ देख पा रही थी। तभी अचानक दूसरी तरफ से भी कोई वहां देखने लगता है और कैंडिस डर के पीछे हट जाती है। दूसरी तरफ हम बेक को देख पाते हैं, जिसने अपने आप को फ्री कर लिया था और वो कैंडिस को आवाज दे रहा था। उसके ऐसा करने पर उसकी बगल के ही रूम वाली एक दूसरी लड़की, जो यहाँ उससे पहले से ही ट्रैप्ड थी, वो बेक को इस तरह चिल्लाने से मना करते हुए बताती है कि वो जो अपने आप को यहाँ का प्रिंसिपल बताता है, उसे किसी तरह का शोर पसंद नहीं है। अब काले कपड़े वाला इंसान इन दोनों को बात करते हुए सुन लेता है और उस लड़की को वहां से ले जाता है। वापस आकर वो बेक को एक ग्लास पानी देता है और केज के बाहर ही उसके लिए एक चॉकलेट भी फेंकता है। बेक उस चॉकलेट को उठा ही रहा होता है कि तभी वो उसके हाथ पर अपना पैर रख देता है। तभी स्पीकर से प्रिंसिपल अनाउंस करता है कि इस काले कपड़े वाले इंसान का नाम रनियन है, जो कि स्कूल को गार्ड करता है। वो बेक को बोलता है कि अभी कुछ ही देर में उसे खाना खाने का मौका मिलेगा। रनियन खाना तैयार करता है और उसके बाद बेक को एक दूसरी क्लास में शिफ्ट किया जाता है, जहां पहले से ही एक इंसान मौजूद था। यह इंसान वही ओपनिंग सीन वाला आदमी था जिसने एक प्लेट मील के लिए अपनी ही वाइफ को मार दिया था। बेक उसके पास जाकर उससे पूछता है कि वो कौन है, जिसपे रिप्लाइज कि वो कौन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो खाने के लिए क्या क्या कर सकता है। वो आदमी बेक को बताता है कि उसने एक प्लेट मील के लिए अपनी ही वाइफ को मार डाला था और इस बात को सुनकर बेक और भी डर जाता है।
रनियन वहां एक प्लेट मील के साथ आता है और उस प्लेट को वो केज के बाहर ही रख देता है। ये सब कुछ प्रिंसिपल अपने रूम की कैमरास की हेल्प से देख पा रहा था और अब वो स्पीकर पर बेक को बताता है कि इस एक प्लेट मील के लिए उसे उस आदमी से लड़ना होगा और जो जीतेगा वही इस मील को क्लेम कर सकता है। अनाउंसमेंट खत्म होने के बाद रनियन केज के अंदर 2 वेपन्स फेंकता है, एक तलवार और एक रस्सी। ना वो आदमी तलवार उठा लेता है और बेक के हाथ लगती है रस्सी। बेक किसी तरह उस आदमी से लड़कर उसे उसके ही तलवार से मार देता है, जिसके बाद उसे वो मील मिल जाती है। अब क्योंकि बेक ने किसी इंसान को मारकर वो मील जीता था तो वो उस मील को खा नहीं पाता, जिसके परिणाम अनुसार वो खाना फेंक देता है। ये सब देखकर प्रिंसिपल गुस्सा होता है और वो वहां से खाना हटवा देता है। दूसरी तरफ कैंडिस अपने रूम की वॉल के होल में से प्रिंसिपल का रूम क्लियरली देख पा रही थी एंड शी नोटिसेस कि प्रिंसिपल के पास सभी रूम्स के कैमरा को मॉनिटर करने के लिए सिर्फ एक ही स्क्रीन थी, यानी कि वो एक बार में एक रूम के कैमरा पे फोकस कर सकता था। कैंडिस ये बात अपने रूम में उसी पानी देने आई दूसरी लड़की को बताती है और उससे कहती है कि वो ये बात अपने बगल वाले केज में बंद लड़के बेक को बता दे। इन दोनों को बात करते हुए रनियन नोटिस कर चुका था और वो इस दूसरी लड़की को पकड़कर उसके केज में डाल देता है। यहाँ ये लड़की अपने बगल वाले केज में बेक को कैंडिस का मैसेज देती है और इसके थोड़ी देर में ही रनियन एक केज में एक बहुत भूखे आदमी को लाता है जो उस लड़की के रूम में एंटर करते ही उस पर हमला कर देता है और अगले ही क्षण हम उसे उस लड़की की डेड बॉडी को खाते हुए देखते हैं। साइड वाली केज में बेक बंद था जो इस पूरे इंसिडेंट को देख रहा था और इस पूरे इंसिडेंट के दौरान वो लगातार चिल्ला रहा था ताकि वो आदमी ऐसा ना करे और ये सब देखकर प्रिंसिपल बेक से और गुस्सा हो जाता है और वो बेक की केज का डोर को ओपन कर देता है। ना वो भूखा आदमी बेक के केज की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन बेक अपने रूम में पड़े हुए डक्ट टेप से किसी तरह अपने दरवाजे को बंद करता है। नेक्स्ट सीन में हम रनियन को एक ऐसी ही भूखी औरत को कैंडिस की केज की तरफ ले जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर भी सेम वही सब होता है। प्रिंसिपल एक प्लेट मील के लिए कैंडिस और उस औरत में फाइट करवाता है। रनियन यहाँ केज में एक सीजर फेंकता है और ये औरत उसे उठाकर कैंडिस की तरफ दौड़ती है। कैंडिस किसी तरह उससे लड़कर उसकी आंख में सीजर से अटैक करके उसे मार देती है। रनियन यहाँ कैंडिस का जीता हुआ मील उसे देने आता है बट कैंडिस उस पर चिल्लाती है। दूसरी तरफ बेक जो कि अपने रूम का डोर खोल चुका था वो कैंडिस के केज में एंटर कर जाता है। रनियन इस बार डोर को लॉक कर देता है और वो दोनों इसी रूम में लॉक्ड हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद रनियन केज के बाहर कैंडिस के लिए एक ब्रेड लेकर आता है, लेकिन ब्रेक रनियन की तरफ दौड़ता है और उसके हाथ की ब्रेड को छीन कर खा जाता है। कैंडिस बेक पर गुस्सा होती है बिकॉज ये ब्रेड उसने जीती थी और वो बेक को बता देती है कि शी इज प्रेग्नेंट। ये सुनकर बेक अपनी खाई हुई ब्रेड को किसी तरह वापस उगलकर कैंडिस को खाने के लिए देता है। दूसरी तरफ वी सी की वॉल के नेक्स्ट साइड पे होल में से रनियन इन दोनों को देख रहा था और इन्हें साथ देखकर वो खुश नजर आता है, विच वॉज क्वाइट स्ट्रेंज। प्रिंसिपल रनियन का बिहेवियर नोटिस करता है और उसे डांटता है और उसे अपने काम पर फोकस करने के लिए कहता है। अब बेक और कैंडिस यहाँ रूम में किसी तरह एस्केप करने के बारे में सोच रहे थे। बेक रूम में पड़ी उस औरत की डेड बॉडी में से सीजर निकाल लेता है और वो कैमरा की नजर से बचकर वॉल में सीजर की हेल्प से होल डिग करना स्टार्ट कर देता है। खैर अगले सीन में हम प्रिंसिपल को कहीं जाते हुए देखते हैं और वो उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जिसे हमने पहले देखा था। अब दोस्तों यहाँ मूवी में पहली बार हम इस प्रिंसिपल का फेस देख पाते हैं और ये प्रिंसिपल और कोई नहीं बल्कि इसी टाउन का मेयर एजरिन ही था। जी हाँ दोस्तों, इस रेस्टोरेंट में एक डिटेक्टिव एंटर करती है हु वाज सर्चिंग बेक, कैंडिस एंड जेमिनी। ये डिटेक्टिव काउंटर पर जाकर पूछताछ करती है जहां काउंटर लेडी उसे बताती है कि बेक और उसके फ्रेंड्स यहाँ लगभग 1 महीना पहले आए थे। डिटेक्टिव कहती है कि बेक ने लगभग 1 मंथ पहले पुलिस को कांटेक्ट किया था सेइंग कि उसकी कार किसी ने चुरा ली और तब से ही वो तीनों अपने घर वापस नहीं आए हैं। पीछे ही बैठा एजरिन उस डिटेक्टिव को बताता है कि वो जानता है कि उस दिन वो तीनों कहाँ गए थे और अगर वो चाहेगी तो वो उसे वहां लेकर जाने के लिए रेडी है। प्रिंसिपल एजरिन डिटेक्टिव को लेकर इसी स्कूल के बाहर आता है जहां वो उसे एक हैमर की हेल्प से बेहोश कर देता है। जब डिटेक्टिव को होश आता है तो उसे भी एक भूखे आदमी के साथ लड़ना होता है जहां वो हार जाती है, यानी कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। दूसरी तरफ हम रनियन को कैंडिस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हुए नोटिस करते हैं। रनियन का बिहेवियर कैंडिस के प्रति काफी सॉफ्ट था और इसलिए बेक को अब लगने लगा था कि शायद रनियन कैंडिस को लाइक करने लगा है। वहीं प्रिंसिपल को कैंडिस और बेक पे शक हो गया था कि शायद वो दोनों कुछ प्लान कर रहे हैं और इसीलिए वो उन दोनों के लिए पीने का पानी लाता है जिसमें एक सब्सटेंस मिलाकर वो उन दोनों को बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में जब बेक को होश आता है तो वो अपने आप को एक डिफरेंट रूम में पाता है और यहाँ उसके साथ जिमिनी भी था बट कैंडिस वॉज नोवेयर टू फाइंड।
बेक जिमिनी को इतने लंबे समय के बाद देखकर बहुत खुश होता है और वो लोग हग करते हैं, लेकिन तभी वो स्पीकर पर प्रिंसिपल की अनाउंसमेंट सुनते हैं जो इस दोनों को लड़ने का ऑर्डर देता है। एंड जस्ट लाइक बिफोर, रनियन वहां एक प्लेट मील और वेपन्स के साथ आता है, लेकिन इस बार रनियन दो नहीं बल्कि एक ही वेपन के साथ आया था, विच वॉज ए गन, और इस गन में भी बस एक ही गोली थी। रनियन के गन थ्रो करते ही जिमिनी उसे उठा लेता है, जिस पर बेक टेल्स हिम कि उसने हमेशा जिमिनी को अपने भाई जैसा माना है। जिमिनी बेक को याद दिलाता है कि कैसे एक बार बेक ने उसकी जान बचाई थी और आज उसकी बारी है। ऐसा कहकर जिमिनी खुद को शूट कर लेता है और बेक अपने दोस्त की डेथ पे बहुत रोता है। वो प्रिंसिपल पे गुस्सा होकर उसे अब्यूज करने लग जाता है। नाउ प्रिंसिपल उसकी लड़ाई एक भूखे इंसान से करवाता है और यहाँ बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड बेक उसे मार देता है। इज़राइन बेक को मॉनिटर पर देख रहा था और वो बेक को हर बार जीतते हुए देखकर परेशान हो जाता है। इज़राइन उस रूम में जाता है जहां उसने कैंडिस को बंद कर रखा था और उसे फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कैंडिस अब तक होश में आ गई थी और वो इज़राइन पे अटैक करके वहां से भाग जाती है। यहाँ रनियन जो बेक के केज के पास खड़ा था, उसे कैंडिस के चिल्लाने की आवाज आती है और वो वहीं जाने लगता है। केज के बाहर बेक को भी कैंडिस की आवाज आती है और वो रनियन के कपड़े को ग्रैब करके उसे रोकने की कोशिश करता है। ऐसा करने से रनियन ऑलमोस्ट नेकेड हो जाता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि रनियन असल में आदमी नहीं बल्कि एक औरत थी। जी हाँ दोस्तों, रनियन की पूरी बॉडी पर किसी तरह का डिजीज हुआ था जिससे वो थोड़ी अजीब दिख रही थी। बेक केज से ही कैंडिस को आवाज देकर यहाँ आने से मना करता है, बट कैंडिस अब तक यहाँ आ चुकी थी। रनियन उसे पकड़कर यहाँ इसी केज में डाल देता है। कुछ ही मोमेंट में इज़राइन भी यहाँ आ जाता है और वो सबसे पहले रनियन को कवर करता है। कैंडिस और बेक ये सब देखकर काफी कंफ्यूज थे और कैंडिस उनसे पूछती है कि आखिर वो दोनों कौन हैं और ये सब क्यों कर रहे हैं। नाउ इज़राइन उसे बताता है कि असल में रनियन उसकी वाइफ है और उनका एक बेटा भी हुआ करता था। कई साल पहले गवर्नमेंट ने इस टाउन को डिजास्टर प्रोन एरिया डिक्लेयर कर दिया था और इसीलिए धीरे धीरे लोगों ने यहाँ आना बंद कर दिया और जो लोग यहाँ रहते थे उन्होंने भी यहाँ से मूव आउट करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा होने के कुछ ही दिन बाद इज़राइन, उसकी वाइफ और उनका बेटा एक दिन अपनी कार से ट्रैवल कर रहे थे, तब उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उनकी कार एक सिंक होल में गिर जाती है। वो तीनों कई दिनों तक इसी सिंक होल में पड़े रहते हैं जहां उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता। सिंक होल में पड़े पड़े जब भूख से इज़राइन और उसकी वाइफ की फिजिकल और मेंटल हालत बहुत खराब हो जाती है, तब वो दोनों अपने ही बेटे को मार कर खा जाते हैं। रनियन की बॉडी पर सिंक होल की मीथेन गैस का रिएक्शन हो जाता है और इसलिए वो इस तरह की हो गई। कुछ दिन बाद एक इंसान ने उन्हें वहां से ढूंढ कर निकाल दिया, पर अब वो दोनों उसे भी मारकर खा जाते हैं। इसके बाद से ही वो इस टाउन में आने वाले हर इंसान को पहले पकड़ते थे, देन उसे भूखा रखते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसा उन्हें रहना पड़ा था। नाउ इज़राइन ये सब बताने के बाद उन दोनों के केज में एक गन फेंकता है और इसमें भी एक ही बुलेट थी। वो उन दोनों को फूड के लिए लड़ने कहता है और साथ ही उनके केज में एक पॉइजनस गैस लीक कर देता है, जिससे अगर वो दोनों जल्दी नहीं लड़ते हैं तो यहाँ थोड़ी देर में ही वो दोनों मारे जाएंगे। कैंडिस गन को पिक कर लेती है और सॉरी बेक बोलकर फायर कर देती है। इसके ठीक बाद रनियन बेक की डेड बॉडी को पिक करने आती है एंड हियर वी सी कि बेक मरा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, कैंडिस ने गन फायर तो की थी बट उसने बेक को शूट नहीं किया था और बेक मरने की एक्टिंग कर रहा था। इसके ठीक बाद बेक रनियन का वेपन छीन कर उसे मार देता है। नाउ बेक और कैंडिस स्प्लिट होने का डिसाइड करते हैं, जहां कैंडिस एग्जिट ढूंढने निकल जाती है और बेक इज़राइन को मारने चला जाता है। इज़राइन ने ये सब अपने मॉनिटर पे देख लिया था और वो यहाँ से बचकर निकल जाता है और जाते जाते वो स्कूल के मेन डोर को लॉक कर देता है ताकि बेक उसके पीछे ना आ सके। लेकिन जैसा कि आपको याद होगा कि बेक एक रूम की वॉल को काफी समय से खोद रहा था, तो वो उसी रूम में जाता है और वॉल में बनी होल से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ कैंडिस, जो पहले ही स्कूल से निकल चुकी थी, वो अपने सामने एक पुलिस कार को आता देखकर उसकी तरफ जाती है, बट टू आवर सरप्राइज कार में इज़राइन था और वो कार से कैंडिस का एक्सीडेंट कर देता है। कैंडिस वहां जख्मी होकर गिर जाती है और इज़राइन उसे मारने ही वाला था कि तभी बेक उसकी गन छीन कर उसे शूट कर देता है। नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का होता है, जहां हम बेक और कैंडिस को अपनी कार में देखते हैं जो कि फाइनली बचकर अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ते में ही बेक कैंडिस को शादी के लिए प्रपोज भी करता है और इसके बाद हम पुलिस की एक टीम को वहां स्कूल के पास देखते हैं जो कि वहां फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल रही थी। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी स्टार मूवी की कहानी और अब मैं आपको इस फिल्म से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी बातें बताऊंगा। एज वी ऑल नो कि इस टाउन को डिजास्टर प्रोन एरिया घोषित कर दिया गया था और इसके बाद इज़राइन की फैमिली के साथ एक हादसा होता है जहां सरवाइव करने के लिए उन्हें अपने ही बेटे को मारकर खाना पड़ता है और इस पूरे इंसिडेंट का इज़राइन और उसकी वाइफ रनियन पे बहुत बुरा असर पड़ा था, फिजिकली और मेंटली।
वो दोनों अपने साथ हुए इंसिडेंट का जिम्मेदार हर किसी को मानने लगते हैं और वो सब के साथ वही सिचुएशंस रिपीट करते हैं जो उनके साथ हुई थी। दूसरी बात यह कि ऐसे सिचुएशन में जब कोई हॉस्टेज अपने रिलेटिव को एक प्लेट मील के लिए मार देता था तो इस बात से इजरीन को एक तरह की सेटिस्फैक्शन मिलती थी कि जो उन्होंने ऐसे सिचुएशन में किया था वो भी सही था, और इसीलिए वो दोनों बार बार ऐसा दोहराते रहते थे एज एन एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू रिड्यूस देयर ओन गिल्ट। जब वो कैंडिस, जिमिनी और बेक को यहाँ लाते हैं तब वो तीनों से भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिचुएशन वर्स होने पे वो एक दूसरे को मारने के लिए रेडी हो जाएंगे, बट टू देयर सरप्राइज जिमिनी दोस्ती के खातिर खुद की जान ले लेता है और कैंडिस एंड बेक भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते। वन अदर क्वेश्चन इज कि रनियन कैंडिस के प्रति पोलाइट क्यों थी? तो एज वी नो कि रनियन भी एक मदर थी और जब उसे पता चला था कि कैंडिस वाज प्रेग्नेंट तब उसके अंदर एक मदर के इमोशंस जाग जाते हैं।